बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 की रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन। तो जो आपके रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक है वो हम रिवाइज करेंगे। बेटा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर लाजमी कीजिएगा, ये बहुत बड़ा इनाम है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी इस तरह से हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि आपने पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करके रखा हुआ हो, और अगर नहीं भी किया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप नोट कीजिए। तो चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 6 है। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड ग्रेविटेशन। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। किसी भी जिस्म पर जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है अट्रैक्शन की ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यहां सबसे पहले आपके सिलेबस में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने एमसीक्यूज की खातिर इसकी थ्योरी को रिवाइज करना है। देखिए, न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स का हर जिस्म हर दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और इन्होंने कहा था कि अगर फर्ज कीजिए कि टू बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस d है या r है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहां याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिएगा, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मतलब क्या है? अगर आप एक बॉडी का मास डबल कर दें, मैं तो मास नहीं रेडियस बढ़ा रहा हूं, मान लीजिए एक का मास आपने डबल कर दिया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक का मास डबल होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो जाएगी। और अगर आप दूसरे का मास भी डबल कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्वाइस ऑफ मास इंटू ट्वाइस ऑफ मास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक का मास जो है वो आप 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज जो है ये 3 टाइम्स ऑफ मास कर दिया और वो 2 टाइम्स ऑफ मास कर दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 6 टाइम्स हो जाएगी। यानी सिर्फ एक बॉडी का मास बढ़ाने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और दोनों बॉडीज का मास इंक्रीज करने तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो फोर्स जो है ट्वाइस का स्क्वायर हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो फोर्स जो है वो 9 टाइम्स डिक्रीज। यानी किसी का भी मास इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होती है, और इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स जो है वो डिक्रीज होती है, और बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है। सेकेंड टॉपिक जो है वो आपका है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। बिल्कुल मैट्रिक में भी आपने कर रखा था। मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए इन्होंने ये किया था कि एज्यूम कर लिया था कि जमीन के सरफेस पर एक बॉडी है जिसका मास जो है m है, और जमीन के अपने मास को इन्होंने me कहा। जमीन का जो रेडियस है वो re है। तो इस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जमीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इस बॉडी के वेट के बराबर होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वेट ऑफ बॉडी के बराबर है, और इस बॉडी का वेट जो है वो mg है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो gmem अपान re स्क्वायर है, क्योंकि दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। फर्स्ट बॉडी का मास जो है me है, सेकंड बॉडी का मास जो है वो m है, तो m1 की जगह me लिखा और m2 की जगह m लिखा।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फार्मूला जो आया है ये बड़े काम का है, छोटे काम का भी है। हमारा मकसद था मास ऑफ अर्थ फाइंड करना, तो इसी की मदद से मास ऑफ अर्थ अगर आपने फाइंड करना है तो ये आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और जी उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इस तरह ये जी आर स्क्वायर अपान कैपिटल जी होगा। जी की वैल्यू जमीन की सतह पर 9.81 होती है। रेडियस ऑफ अर्थ अपने किताब में से देख लीजिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, ये इसमें पुट करेंगे और इस तरह से मास ऑफ अर्थ जो है आपके पास किलोग्राम में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ अर्थ, देखिए मैं फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तो डेंसिटी को हम रो से जाहिर करेंगे, ये मास अपान वॉल्यूम है, मास ऑफ अर्थ अपान वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एक चीज याद रखिएगा, पूरी जमीन का मास फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पूरी जमीन का वॉल्यूम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही कर लीजिए, सिर्फ इतना ही कर लीजिए कि जमीन के मुख्तलिफ जगहों से सैंपल्स ले लीजिए, बड़े बड़े मिट्टी के तोदे ले लीजिए मुख्तलिफ जगहों से, बहुत डीप जाके भी, सरफेस पर भी, और उन बड़े बड़े टुकड़ों या छोटे छोटे टुकड़ों, मुट्ठी भर भी मिट्टी उठा सकते हैं जिसमें पत्थर रेत सब शामिल हो, उसका मास और वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, मुख्तलिफ जगहों पर डेंसिटी जमीन की डिफरेंट होगी, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जमीन को स्फेरिकल मान लिया गया, इसे इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दी। मास ऑफ अर्थ हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये 4/3 पाई आर ई क्यूब, यानी 3 me, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपान 4 पाई आर ई क्यूब। इस फार्मूले की मदद से आप डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ अर्थ आप पहले फाइंड कर चुके हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू उसने पहले से आपको दे रखी है, किताब में देख लीजिएगा रेडियस ऑफ अर्थ कैसे फाइंड किया गया था। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू मौजूद है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी। तेज घाम चल रही है। सबसे अहम टॉपिक, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। 3 ही टॉपिक हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ है, और वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, यानी डेप्थ के लिहाज से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आता है वो आपको स्टडी करना है। देखिए, जमीन की सतह पर वैल्यू ऑफ जी जो है, किसी भी बॉडी का मास m हो, तो जमीन की सतह पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है GME अपान आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम ये करें कि इस बॉडी को जमीन में खुदाई करके यहां तक ले जाए, इस बॉडी को यहां तक ले जाए, पहले जमीन का रेडियस जो था वो RE था, जब हम खुदाई करके इसे यहां तक ले जाएंगे तो बेतरनी की सारी मिट्टी हटा के, सारी मिट्टी हटा के, ये डेप्थ D है, सारी मिट्टी हटा दे, जमीन का गोला छोटा कर दे, लेकिन याद रखिएगा जमीन का मैस कम हो गया। आप जमीन के ऊपर चारों तरफ खुदाई कीजिए, जैसे प्याज का छिलका उतारते हैं ऐसे उतारते जाइए, उतारते जाइए, उतारते जाइए, अपनी डिजायर्ड डेप्थ तक आप चले जाइए, सारे छिलके उतारते हुए जैसे प्याज से उतारते हैं। अब होगा क्या कि जमीन का रेडियस कम हो जाएगा। अगर आप डेप्थ D तक जाते हैं तो जमीन का अब जो रेडियस होगा वो RE-T रह जाएगा। नजर आ रहा है बेटा जी? जमीन का रेडियस जो है अब छोटा हो गया, RE-T हो जाएगा, जमीन का मैस भी कम हो जाएगा, जमीन का रेडियस भी कम हो जाएगा, लेकिन जमीन की डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। दैट इज मास ऑफ अर्थ इज
इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपको मालूम है 4/3 पाई आर ई क्यूब। Hence, density of earth is as follow। तो यहां पर आपने वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी। डेंसिटी ऑफ अर्थ आपके पास आ गई 3 me/4 पाई आर ई क्यूब। इसमें मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा। GRE² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। तो आपके पास ये जो रिजल्ट होगा GRE² अपॉन कैपिटल G इंटू 3/4 पाई RE क्यूब होगा। RE² इसे कैंसिल करेगा, तो डेंसिटी आपके पास हो जाएगी 3G/4 पाई कैपिटल GRE। ये वैल्यूज इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 3 इधर लाके डिवाइड कर दीजिएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, therefore acceleration due to gravity at the surface of earth is 4/3 pi rho GRE हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिएगा। मैं बड़े शॉर्ट वे में करवा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ कम कर देंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d from the surface of earth is, acceleration due to gravity at depth d from the surface of earth is g dash, and it is equal to this। डेरिवेशन में टू द पॉइंट करवा रहा हूं, ये नहीं कि छोटा पहले जमीन का पूरा मास डिस्क्राइब करूं फिर उसका मास कम करके ड्राइव करूं। तो आप इस तरह से शॉर्ट डेरिवेशन कर सकते हैं। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड किस पर कर रहा है? पाई तो नंबर है। डेंसिटी ऑफ अर्थ चाहे छोटा हो, छोटी अर्थ हो जाए या बड़ी अर्थ हो जाए, जब ज़ाहिर अर्थ अगर छोटी होगी डेप्थ डी पर जाएंगे और ये गोला इतना छोटा रह जाएगा तो इसका मास भी कम हो रहा है और इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ अर्थ पर। अगर आप डेप्थ डी पर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस जगह पर जाके डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेडियस पर डिपेंड करी और रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से आपने डिवाइड कर दिया। कैंसल, ये सारे कैंसिल हो गए। यहां पर आपने एलसीएम ब्रेक कर लिया। ये आपका जी डैश अपान जी है, तो जी डैश आपके पास हुआ, जी इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपके पास
अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि आप यहां से नीचे आते 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 सेंटर पर आ जाए, सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पर आएंगे तो आप डिग करके नीचे आए हैं और आपने कितनी डेप्थ कर ली है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। आप नीचे आते गए, यहां से यहां पर आ गए, तो आप ऐसी सूरत में कहेंगे, वैल्यू पुट करने पर डी की जगह आर ई पुट करने पर कहेंगे कि सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए मैथमेटिकली, जी डैश इज इक्वल टू 0 इंटू जी, यानी जी डैश इज इक्वल टू 0। अगर जमीन के सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर जाकर हर बॉडी का वेट भी 0 हो जाता है, जबकि मास जो है वो चेंज नहीं होता। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो हर जगह पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। यहाँ दो चीजें कांस्टेंट रहती, कभी चेंज नहीं होती, एक तो मास ऑफ बॉडी और दूसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ भी कर लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर जगह सेम रहता है। तो बेटा ये आपके चैप्टर 6 की वो थ्योरी है जिसको आपने रिवाइज किया था। इस टोके चैप्टर 6 में एक सोल्ड एग्जांपल है द मास ऑफ सन, ये 2017 में आई थी। तो बेटा हम सूरज का मास फाइंड करते हैं। देखिए मान लीजिएगा कि ये आपका सन है, मान क्या लीजिए, और ये जमीन है जो इसके गिर्द मान लीजिएगा कि सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करती है। ये अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है और ये सन का सेंटर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ है। मान लीजिएगा कि मास ऑफ सन जो है कैपिटल एम है और मास ऑफ अर्थ जो है वो स्मॉल एम है। तो जमीन पर सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटीपेटल फोर्स होगी, और ये सेंटीपेटल फोर्स जो है F इज इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। लेकिन हम जानते हैं, यहां लिखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन द अर्थ इज, लेकिन शुरू में आपको एक्सप्लेन करना है कि मास ऑफ सन कैपिटल एम है, मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम है, और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। इसलिए इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो F इजिकल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर होगी। अच्छा, अब सेंटीपेटल फोर्स ऑन द अर्थ ये होगी, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। यहां पर ए जो है वो सेंटीपेटल एक्सिलरेशन है जो v स्क्वायर अपान आर के बराबर होता है। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। कितनी इक्वेशंस बनती जा रही हैं, और यहां बताइएगा कि ये v जो है, अगर जमीन एक पूरा चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, तो ये चक्कर जो है एक पूरा रोटेशन 365.3 डेज में या 365.5 डेज में होगा, और ये इसका टाइम पीरियड भी है। अर्थ का टाइम पीरियड जो है वो 1 साल के बराबर होता है। 1 साल में ये सूरज के गिर्द रोटेट करती है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, और ओमेगा जो है थीटा अपान टी होता है। एक रोटेशन 2 पाई के बराबर है, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड बन जाएगा। तो यहाँ v की जगह आपने 2 पाई अपान टी लिख दिया। और यहां r की जगह कैपिटल R लिख दिया।
So by putting the values in equation 3 we get सेंटीपेटल एक्सीलरेशन जो होगा ये ऐसे कर दीजिएगा, वो आपके पास हो जाएगा जनाब आली v की जगह, इस v की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी। तो r 2 पाई अपान t का होल स्क्वायर, ये आपका हुआ r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपान t स्क्वायर होल डिवाइड बाय r, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरह सेंटीपेटल एक्सीलरेशन आपके पास आया 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। by putting in equation 2 we get इक्वेशन 2 में इसे पुट कर दीजिएगा, और इसे इक्वेशन 4 कह दीजिए। Since we know that the gravitational force of sun on the earth is equal to the centripetal force, यानी F is equal to FC, F की जगह लिखिएगा GMM अपान R स्क्वायर और FC की जगह लिखिएगा M 4 पाई स्क्वायर R अपान T स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ सन फाइंड करना है तो R स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और G उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर R इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इंटू T स्क्वायर, यानी मास ऑफ सन आपके पास आया 4 पाई स्क्वायर R क्यूब अपान G इंटू T स्क्वायर, ये इक्वेशन 5 कह दीजिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.142 होती है। R जो है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ है, और अपनी किताब में इसकी वैल्यू देखकर यहाँ नोट कर लीजिएगा। G की वैल्यू तो आपको याद होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और T जो है वो 365.3 होता है या 5 होता है, चलिए मैं इसे 3 डेज मान लेता हूं, ये डेज में है, करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने यहाँ गलती की है, 0.3 है या 0.5 है। अच्छा, आपने इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए, एक दिन में 24 आवर होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से आपने ये टाइम पीरियड भी मालूम कर लेना है। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास ये होगी m इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर पाई की वैल्यू, और यहाँ ब्रैकेट का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर आर्बिटर रेडियस की वैल्यू, यहाँ g की वैल्यू, और यहाँ t की वैल्यू का स्क्वायर। कैलकुलेट करके आपके पास आंसर किलोग्राम में आएगा। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेट करना, नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बेटा पहले आप ऐसा कीजिएगा कि मॉडल पेपर के उन एमसीक्यूज को देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए जो एग्जाम में आए हैं। आपके मॉडल पेपर, एमपी का मतलब मॉडल पेपर, एमसीक्यूज जो आए हैं वो इस चैप्टर से 4 आए हैं। एमसीक्यू नंबर 24 कहता है a hole is drilled through the earth along the diameter and a stone is dropped into it। एक होल है, सुराख है, डायमीटर के अलोंग जमीन में किया गया, जमीन 2 हिस्सों में बट गई, टूट गई। A hole is drilled through the earth along the diameter and a stone is dropped into it। अगर देखें सुराख आप ऐसे भी करते तब भी ये ड्रॉप हो जाता। A hole is drilled through the earth along the diameter and
and a stone is dropped into it. When the stone is at the center of earth, जब ये stone जमीन के सेंटर पर पहुंचेगा, जब ये पत्थर जमीन के सेंटर पर पहुंचेगा तो जमीन के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है। बॉडी का वेट भी mg है तो भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया, वेट ऑफ बॉडी भी 0 हो गया, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं हुई, और वो चेंज नहीं हुई इसका मास। कहता है when the stone is at the center of the earth it has dash। नंबर 1 पहला ऑप्शन है mass, वेट, यानी इसका अब सोचिए क्या इसका वेट रहेगा, यहाँ के वेटलेस हो जाएगा। एक्सिलरेशन, और जाहिर है एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर वेट भी 0 हो जाएगा इस स्टोन का, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 हो जाएगी। रहेगा तो अल्लाह का नाम रहेगा और इसका मास, इस स्टोन का मास कुछ ना उतना ही होगा जितना पहले था। करेक्ट आंसर क्या है, मास। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। 1 का 25 है। कहता है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर जमीन का रेडियस जो है, जमीन का ये जमीन है का रेडियस RE है, अगर इसे श्रिंक कर दिया जाए 1% या जितना भी कहता है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू shrink by 1% while its mass remaining same, the acceleration due to gravity on the earth surface would। देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और क्या चीज श्रिंक की जा रही है, इसका रेडियस श्रिंक किया जा रहा है 1%। अगर रेडियस कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस वुड डैश डिक्रीज, रिमेन द सेम, इंक्रीज या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस कम होने से इंक्रीज हो जाता है। 1 का 26, when a person goes down to the bottom of deep mine compared to his weight on the surface, the weight will, जब आदमी जैसे जैसे ये towards the center of earth जाता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है और इसका वेट भी इस तरह से डिक्रीज होगा। तो कहता है when a person goes down to the bottom of deep mine compared to his weight on the surface, then its weight will be, जब एक आदमी बहुत गहरी माइन की तरफ जाता है तो इसका वेट जो है वो बतदरीज क्या होता जाता है, रिमेन सेम, डिक्रीज या नॉन ऑफ। यहाँ भी आंसर क्या होगा, आंसर होगा वेट डिक्रीज। इसी तरह कोई बॉडी अगर जमीन के सेंटर की तरफ जाएगी तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी और जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो उस बॉडी का वेट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है किस पर, 1 का 27 है। इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स लार्ज द वैल्यू ऑफ जी डैश, जी डैश मास 4 टाइम्स कर दिया तो जी भी कितना होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा। मास 4 टाइम्स इंक्रीज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस डिक्रीज करेंगे तो तब भी जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस इंक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर और जी is directly proportional to mass. If the mass of the earth becomes 4 times large, the value of G will remains unchanged। गलत है, become 4 times larger, बिल्कुल सही है। Be doubled, डबल नहीं होगी, ये अगर 4 गुना बढ़ेगा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो G भी 4 टाइम्स। करेक्ट आंसर क्या है, becomes 4 times। MCQs past year paper शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक मैं आपको पास्ट ईयर पेपर के MCQs करवा रहा हूं। ये मेरे गेस MCQs हैं, थोड़े से हैं। कहते हैं नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, ये 2019 में आया था और 15 में आया था।
Value of gravitational constant G was determined experimentally by Cavendish, Newton, जूल या ह्यूगन, हाइजन बोलते हैं। तो आप जानते हैं कैवेंडिश ने जी की वैल्यू डिटरमाइन की थी। नंबर 2, the ocean tides are caused by gravitational force exerted on the earth by ocean tides किसकी वजह से होती हैं? नंबर 1 मून, नंबर 2 सन, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 बोथ मून एंड सन। मेरा ख्याल है इसकी वजह से होती है। नंबर 3, the weight of a man is 600 Newton at the earth. His weight on the moon where gm is equal to g/6। एक आदमी का जमीन पर वेट 600 न्यूटन है। चांद पर वेट क्या होगा? वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6 टाइम्स कम है। 6 टाइम्स कम है तो इसका वेट भी 6 टाइम्स कम हो जाएगा। चांद पर इसके वेट के ऑप्शन दे रखे हैं। तो जहां जी की वैल्यू कम होती है वहां पर बंदे का वेट भी कम हो जाता है बंदे का। तो वेट ऑफ अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 600 न्यूटन। कहता है हिज वेट ऑन द मून वेयर जी इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू 1/6g। क्वेश्चन नंबर 4, मेरी नजर में ये 4 ही एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2013 में आया था। सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड है। 4 ये 2003 में आया था। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक, अगर जमीन का रेडियस श्रिंक हो जाए, कम हो जाए, एंड इट्स मास वर टू रिमेन द सेम, मास सेम हो, भाई रेडियस श्रिंक हो जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होती है? GME अपॉन RE²। कहता है if the radius of the earth were to shrink and its mass were to remain the same, the acceleration due to gravity on the surface of the earth will, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस सूरत में अगर ये श्रिंक हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो कहता है जी डिक्रीज करेगी, सेम होगी, इंक्रीज करेगी, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा अगर रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, तो जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, सिर्फ एक पार्ट आया है। कहते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो मैं यहाँ टॉपिक्स का मैंने गेस दिया है। पहला क्वेश्चन है ये 2018 में आया था। कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, अगर मास ऑफ अर्थ 4 गुना बढ़ा दी जाए, एंड इट्स रेडियस remains the same. Effect on acceleration due to gravity at the surface of earth, acceleration due to gravity is equal to this value. At the surface of earth, acceleration due to gravity equal to this value. If mass of earth becomes 4 times, यहाँ लिखेगा if mass of earth becomes 4 times, the acceleration due to gravity increases by 4 times। जबकि उसने कहा रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट रखा है। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। ये इफेक्ट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास G डैश अपॉन G, G डैश की वैल्यू है G 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE² और G है GME
अपान आर स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए। तो जी डैश अपान जी आपके पास जो है वो 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर मास ऑफ अर्थ 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस सूरत में जी डैश हो जाएगा, और वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इफ मास ऑफ अर्थ becomes 4 times and radius remain the same, the acceleration due to gravity will be increased 4 times, whereas universal gravitational constant remains constant. तो आपने effect on acceleration due to gravity यहां आखिर में कंक्लूजन में लिखना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स अगर आप मास ऑफ अर्थ को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। फिर आप हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और नीचे लिख दीजिएगा नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है और पूरी यूनिवर्स में उसकी वैल्यू सेम रहती है। अगर आप मास ऑफ अर्थ चेंज करते हैं या रेडियस ऑफ अर्थ चेंज करते हैं, इवन आप सन को भी चेंज कर देते हैं, पूरे आसमान से सितारे जमीन पर उतार लाते हैं, तब भी जी की वैल्यू हर जगह, हर सितार स्टार पर, हर प्लेनेट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा इफेक्ट ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हेडिंग डाल के आप लिख दीजिएगा कि इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, देयरफॉर इट रिमेन्स अनचेंज। नंबर 2 है 2017 में आया था मास ऑफ सन फाइंड कीजिए, और ये आपकी सोल्ड एग्जांपल है, उससे आपने कर लेना है। नंबर 3 2010 में और उससे पहले मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए कहा था, जो मैंने आपको करवा दिया। ये शॉर्ट है, इस चैप्टर से लॉन्ग कोई नहीं आया। आइए इसके न्यूमेरिकल करते हैं, मिटा रहा हूं प्रॉब्लम्स। तो मैंने जो न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन बी का, ये आपके गेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल हैं। कहता है द प्लेनेट जुपिटर ऑफ मास 2 × 10⁻27 kg revolves around the sun of mass 2 × 10⁻30 kg in a circular orbit of radius 7.8 × 10⁻11 meter. Calculate the gravitational force between them and the orbital speed of Jupiter. Orbital speed of Jupiter आपका इस साल नहीं है, तो आपको ये देखिएगा, ये सन दे दिया, ये जुपिटर दे दिया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है आप उसे आर जे कह दीजिए या सिर्फ आर कह दीजिए। तो आपको फर्स्ट बॉडी जो दी है डेटा बनाते हुए, आप इसे m1 कह दीजिए, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg लिख दीजिएगा। मास ऑफ सन m2 इज इक्वल टू मास ऑफ जुपिटर लिख दीजिएगा यहां, और r इज इक्वल टू, छोटा r कर लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड जुपिटर, और ये दे रखा है यहां लिखेगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स मालूम करनी है तो यहां न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा, Gm1 m2 अपान r स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपली, जहां जरूरत होगी वहां मैं पूरी कैलकुलेशंस करवाऊंगा। नेक्स्ट, जगह छोड़ दीजिएगा, ये आपने अभी कर लेना है। आज उठेंगे तो चैप्टर 6 तो कम से कम पूरा करें ना। नंबर 5, ये पास्ट ईयर पेपर्स के न्यूमेरिकल हैं।
ये न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आया था, ये 2016 में भी आया, 14 में भी आया, 2 में भी आया, 97 में भी आया। अगर ये न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो आपके सारे न्यूमेरिकल बड़े आसान हो जाएंगे। कहते हैं द रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। देखिए रेडियस ऑफ मून दे रखा है 27% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। साइड पर डिस्क्रिप्शन इन नोटेशंस की कर दीजिएगा, आर ई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, आर एम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मून। और ये 27% का मतलब होता है 27/100। द रेडियस ऑफ द मून इज 27% of the Earth's radius and its mass is 1.2% of the Earth's mass। और मास ऑफ मून 1.2% है मास ऑफ अर्थ का। तो साइड पर लिख दीजिएगा एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ और एम एम क्या है मास ऑफ मून। और ये भी लिख दीजिएगा 1.2/100 एम ई परसेंटेज की खातिर। फाइंड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। दो चीजें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है, साइड पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। और कहता है हाउ मच डज अ 980 न्यूटन बॉडी वे देयर। एक बॉडी का यहाँ वेट 980 न्यूटन है, यहाँ पर वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है। W क्या वेट ऑफ अ पर्सन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और W डैश क्या है वेट ऑफ पर्सन एट द सरफेस ऑफ मून। साइड पर लाजमी डिस्क्रिप्शन में लिखेगा, क्या डेटा में गंदा नहीं कीजिए। तो सॉल्व करते हुए since acceleration due to gravity at the surface of earth is as follow, लिखिएगा क्विकली, since acceleration due to gravity at the surface of earth is as follow। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप इस वीडियो को बार बार रोक के नोट कर सकते हैं। since acceleration due to gravity at the surface of earth is as follow, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। and acceleration due to gravity at the surface of moon is, by putting the values mm की जगह 1.2/100 ME और rm की जगह 27/100 RE। हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ 1.2/100 का स्क्वायर है और नीचे 27/100, सॉरी न्यूमरेटर में 1.2/100 है और डिनोमिनेटर में 27/100 का स्क्वायर है। और ये GME/RE² मैंने अलग कर दिया है, इसे इक्वेशन 2 कहूंगा। By putting equation 1 in equation 2 we get, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इस तरह। जी की वैल्यू पुट कर दीजिए 120/27 × 27 जो भी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज दिस। अच्छा, वेट ऑफ पर्सन एट द सरफेस ऑफ, वेट ऑफ पर्सन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन एज, तो यहाँ लिखेगा since the weight of person at the surface of earth is given as, therefore mass of person is, therefore mass of person at the surface of earth is, तो ये 100 किलोग्राम हुआ।
और याद रखिएगा मास जो है बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहां कर रहा हूं, तो वेट ऑफ पर्सन एट द सरफेस ऑफ मून विल बी इक्वल, वेट ऑफ पर्सन एट द सरफेस ऑफ मून इज, अब इसका मास तो वही रहा और वहां पर जी की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी और इस तरह किलोग्राम में आपने, सॉरी न्यूटन में इसका वेट एट द सरफेस ऑफ मून फाइंड कर लेना है, कैलकुलेशंस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द मास ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/80 ऑफ द मास ऑफ अर्थ। डेटा बना लीजिएगा, मास ऑफ मून इज 1/80 मास ऑफ अर्थ एंड इट रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 और रेडियस ऑफ मून जो है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है। डिस्क्रिप्शन साइड में कर दीजिएगा, इन अलामतों के बारे में बता दें। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज एज फॉलो, लिखिएगा acceleration due to gravity at the surface of moon is, by putting the values put कर दीजिएगा, तो बेटा आपके पास ऊपर 1/80 हुआ और नीचे 1/16 हुआ। कैसे हुआ? बड़ा आसान है, 16 5 सा 1/5। अगले स्टेप में इसे इक्वेशन 2 कह दीजिएगा। By putting equation 1 in equation 2 we get, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर जो निकल रहा है वो 5 टाइम्स कम निकल रहा है। कैलकुलेट कर सकते हैं, चांद पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां जो कैलकुलेट हो रहा है वो 5 टाइम्स कम हो रहा है, जबकि 6 टाइम्स कम है। नेक्स्ट, ये जो है 2013 में आया था, और भी इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आए, मैंने उन चंद न्यूमेरिकल सेलेक्ट कर लिए, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, ये 2008 में आया था। कहता है सपोज अ न्यू प्लेनेट एक्स इज डिस्कवर्ड विच हैज अ डायमीटर, मान लीजिए एक नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है जिसका डायमीटर ऑफ प्लेनेट एक्स is 10 times bigger as compared to that of the earth, अर्थ के डायमीटर से 10 टाइम्स ज्यादा है। साइड पर लिखिएगा डीई क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, डीएक्स क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट एक्स, और आपको पता है कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हम यहां डायमीटर ऑफ प्लैनेट एक्स क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट एक्स, और ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर ई, तो ये इसे कैंसिल कर दीजिएगा, आर एक्स आपके पास यहीं पर डेटा में कैलकुलेट हो जाएगा, इतना होगा। और मास ऑफ प्लैनेट एक्स इज 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट एक्स फाइंड करना है, तो जमीन की सतह पर, सरफेस पर इतनी होगी, और प्लैनेट एक्स पर ये इतनी होगी। मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, mx की जगह मैं पुट करूंगा 100 और rx की जगह मैं पुट करूंगा 10। तो आप जानते हैं कि ऊपर 100 है और नीचे 10 का स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास यहां 1 आया,
तो जनाब ये तो प्लेनेट एक्स जो डिस्कवर हुआ है दरअसल की गलती से जमीन ही डिस्कवर हो गई है। जैसे दुबई, चलो एक ड्रामा आया था, तो कराची के साहिल से बोट पर बिठाकर लोगों को दुबई का झांसा देने के लिए वो चक्कर लगाते थे समंदर में ही, और कहीं ग्वादर के पास जाकर उन्हें उतार देते थे। घंटों रात भर जो है उन्हें घुमाते फिराते रहते, और सुबह होने से पहले उन्हें किसी साहिल पर उतार देते, वो समझते दुबई आ गए। तो ये प्लेनेट एक्स जो है ये असल में क्या है, जमीन ही है। इस सूरत में तो ऐसा ही है। और वो बेचारे दुबई के झांसे में आके साहिल पर जो सबसे पहले आदमी मिलता था उसे कहते थे भाई शहर जाने वाली सड़क कौन सी है, दुबई जाने वाली सड़क कौन सी है। तो वो हैरान होकर देखता है और कहता है भाई आप तो ग्वादर में हैं, आप तो पाकिस्तान में ही हैं। अच्छा, ये 300 टाइम्स है, 300 टाइम्स है, सॉरी। अगर ये 300 टाइम्स दे रखा है तो आप इसको 300 कहिएगा, तो यहाँ आपके पास 3 होगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और आप जानते हैं 3 इंटू 9.8, तो ये आपका वैल्यू जो भी आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसका जो मास था वो 100 टाइम्स नहीं था, इसका मास जो है वो 300 टाइम्स था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 2002 में आया था, मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए कि ये कर लेना चाहिए। कहता है द प्लेनेट जुपिटर हैज अ मास ऑफ जुपिटर 314 times of the mass of earth. Its radius is 11.3 times larger than that of the earth. Radius of Jupiter जो है RJ 11.3 times of the radius of earth है। Acceleration due to gravity on the surface of Jupiter find करनी है। तो इसी तरह से कीजिएगा, जी जे एम जे आर जे वैल्यूज पुट कर दी। इसकी जगह आपने क्या पुट करना है 314, इसकी जगह क्या पुट करना है 11.3, और बकिया इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। कर लोगे कैलकुलेट, इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दीजिएगा 11.3 आर ई, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गैस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 9, the ratio of acceleration due to gravity inside a deep mine to that on the surface of earth is 0.9। देखो ये एक माइन खोदी गई और कोई बंदा यहां पर पहुंच गया, चलो इसका सर दिखाते हैं, और जमीन की सतह पर एक आदमी है। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और इस डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी डैश है। इनका जो रेशो है, इनका जो रेशो है जी डैश अपान जी 0.99 है। साइड पर डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा जी, लिखेगा साइड में डिस्क्रिप्शन बनाइएगा, लिखेगा जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और जी डैश क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। फाइंड द डेप्थ ऑफ माइन assuming that the density of earth is uniform, take radius of earth, radius of earth आपने लेना है कितना 6.38 into 10⁻6 मीटर डेप्थ फाइंड करनी है। तो आपको पता है फार्मूला आपके पास क्या था, जी डैश अपान जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर ई। अगर मैं इसकी जगह 0.99 रख देता हूं और इस वैल्यू को इधर ले आता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास डी अपान आर ई कितना आएगा 1 माइनस 0.99 डी अपान आर ई इज इक्वल टू 0.01
तो D इज इक्वल टू 0.01 इंटू RE की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और इस तरह डेप्थ आपके पास मीटर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये 2004 में आया था, डेप्थ के लिहाज से वेरिएशन ऑफ जी, और ये 2007 में आया था। कहते एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 द वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। एट व्हाट डेप्थ, कितनी गहराई पर, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सतह से कितनी गहराई पर, इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 1/4 द वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। तो बेटा ये भी बड़ा आसान है, जी डैश इज इक्वल टू, आप इस तरह की जी डैश अपान जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर ई। तो आपने जी डैश की जगह 1/4 जी लिखना है, जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर ई, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर ई। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, इसे उधर ले जाएंगे, तो डी अपान आर ई आप कैलकुलेट कीजिएगा, एक स्टेप मिस कर रहा हूं, 3/4 होगा, तो डेप्थ हो जाएगी 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। डेप्थ कितनी होगी, 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। डेप्थ कितनी होगी, 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, और यही आंसर है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, find how deep from the surface of earth a planet is where the acceleration due to gravity is half the value। कितनी गहराई पर डेप्थ फाइंड करनी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगी सरफेस के मुकाबले में। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। देखिए यहां पर ये न्यूमेरिकल जो 11 है 1995 में आया था, सारे न्यूमेरिकल जो आए थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। तो आपने 1995 के लिहाज से अगर आपने इसे करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कर दोगे, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ डेप्थ होनी चाहिए। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखिएगा और यकीन कीजिएगा कि बाप की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला को बड़ी गैरत आती है बाप की दुआ को रद्द करने में। बाप की दुआ का डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक होता है। तो मैं भी आपके अब्बू की तरह हूं, मैं आपके लिए दुआएं करता हूं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, आपको जिम्मेदार बनाए, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करे। याद रखिएगा कि जिम्मेदार शख्स दुनिया का सबसे कीमती शख्स होता है। जिम्मेदार है तो ईमानदार भी है, जिम्मेदार है तो सच्चा भी है, क्योंकि जिम्मेदार शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपनी हर बात की जिम्मेदारी ले लेता है, वो अपने हर अमल की जिम्मेदारी ले लेता है। तो अल्लाह ताला आपको जिम्मेदार शख्स बनाए। जरा सोचिए तो जिम्मेदार शख्स की खूबियां क्या होती हैं। नंबर 1, जिम्मेदार शख्स जो है कभी झूठ नहीं बोलेगा। नंबर 2, जिम्मेदार शख्स कभी वादा खिलाफी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। नंबर 3, जिम्मेदार शख्स जो है वो कभी भी बददियानती नहीं करेगा, नकल नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपको जिम्मेदार बनाए। जिम्मेदार शख्स कभी मुनाफिक हो ही नहीं सकता। मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, झूठ बोलता हो, वादा खिलाफी करता हो, बददियानती करता हो। तो जिम्मेदार शख्स ऐसा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको मुनाफिकत से बचाए, अल्लाह ताला आपको जिम्मेदार बनाए। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि सबसे कीमती शख्स वो है जो जिम्मेदार होता है। तो इसके साथ ये पीरियड खत्म करता हूँ, अगले पीरियड का इंतजार कीजिएगा। प्यारे बच्चों ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बार बार नहीं बोलूंगा कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।